6 सितंबर 2015 की वह सुबह देहरादून की पॉश कॉलोनी अंसल ग्रीन विहार के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। रात की हल्की बारिश के बाद मौसम में ठंडक घुली हुई थी। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था और कॉलोनी के अधिकतर लोग अभी नींद में थे। लेकिन उसी सन्नाटे को कुछ ही देर में चीखों और अफरा तफरी ने तोड़ दिया। कॉलोनी की एक आलीशान कोठी के बाहर काम करने वाली बाई मन्नू रोज की तरह सुबह पहुंची थी। उस कोठी में पिछले कुछ दिनों से काफी हलचल थी। वहां एक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट शिफ्ट होने की तैयारी चल रही थी। घर के भीतर लकड़ी, फर्नीचर और सामान बिखरा पड़ा था। मन्नू रोज की तरह मेन गेट तक आई, लेकिन गेट बंद था। उसने एक बार गेट खटखटाया, फिर दूसरी बार। नीरज भैया, गेट खोलो, उसने आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मन्नू ने झुंझलाकर मोबाइल निकाला और स्वरांजलि वर्मा को फोन मिला दिया। उस समय कोठी की पहली मंजिल पर बने कमरे में स्वरांजलि गहरी नींद में थी। फोन की घंटी बजते ही उन्होंने उन्नीदी आंखों से मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर मन्नू का नाम चमक रहा था। दीदी, गेट नहीं खुल रहा, उधर से मन्नू की आवाज आई। स्वरांजलि ने करवट बदली। उन्हें याद आया कि मेन गेट की चाबी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे नीरज के पास थी। उन्होंने ऊपर से ही आवाज लगाई, नीरज, गेट खोल दो। कोई जवाब नहीं। उन्होंने फिर आवाज दी, इस बार थोड़ी तेज, नीरज, सुन रहे हो? लेकिन नीचे सन्नाटा पसरा रहा। अब उन्हें झुंझलाहट होने लगी। वो बिस्तर से उतरी और सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। नीरज के कमरे का दरवाजा बंद था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। नीरज, इतनी देर तक कौन सोता है? भीतर से कोई हलचल नहीं हुई। स्वरांजलि बुदबुदाई, पता नहीं कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है। तभी उन्हें याद आया कि कमरे का पिछला दरवाजा अक्सर खुला रहता था। वो पीछे की ओर घूम कर गई। दरवाजा आधा खुला हुआ था। उन्होंने जैसे ही भीतर कदम रखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीचों बीच फर्श पर एक युवक औंधे मुंह पड़ा था। उसके चारों ओर खून फैला हुआ था। दीवारों तक खून के छींटे पहुंचे थे। कमरे में लोहे और खून की तीखी गंध तैर रही थी। वह नीरज था। उसका शरीर बिल्कुल निश्चल पड़ा था। स्वरांजलि के मुंह से चीख निकल गई। उनका गला सूख गया। कुछ पल के लिए उनके हाथ पैर सुन्न पड़ गए। फिर वह घबराई हुई हालत में भागती हुई ऊपर पहुंची। ज्ञानेंद्र जी, उठिए, नीचे, नीचे नीरज। ज्ञानेंद्र वर्मा नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठे। पत्नी का कांपता चेहरा देखकर उनकी धड़कन तेज हो गई। क्या हुआ? नीरज, खून, शायद किसी ने मार दिया। ये सुनते ही उनकी नींद पूरी तरह उड़ गई। वो तेजी से नीचे भागे। कमरे के बाहर पहुंचकर जैसे ही उन्होंने भीतर झांका, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। नीरज खून से लथपथ पड़ा था। ज्ञानेंद्र ने तुरंत पुलिस को फोन किया। कुछ ही मिनटों में पूरी कॉलोनी में खबर फैल गई कि कोठी में हत्या हो गई है। लोग अपने घरों से निकलकर वहां जमा होने लगे। हर किसी के चेहरे पर डर और जिज्ञासा थी। कौन मारा गया? कैसे हुआ? रात को तो सब ठीक था। फुसफुसाहटों का माहौल बन गया। ये इलाका थाना राजपुर के अंतर्गत आता था। सुबह सुबह हत्या की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पंकज पोखरियाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कमरे को घेर लिया। कमरे के भीतर का दृश्य बेहद भयावह था। फर्श पर हर तरफ खून फैला था। दीवार पर खून से लिखा था, मेरी बहन से रेप किया है। कमरे में एक तवा पड़ा था जिसका हत्था टूटा हुआ था। पास में प्रेशर कुकर का ढक्कन और 2 मुड़े हुए चाकू पड़े थे। उन सभी पर खून लगा हुआ था। थाना प्रभारी पंकज पोखरियाल ने लाश के पास झुककर निरीक्षण किया। नीरज के शरीर पर बेरहमी से किए गए वार साफ दिखाई दे रहे थे। चेहरे, गले, सिर, पेट और हाथों पर गहरे घाव थे। ऐसा लग रहा था जैसे हत्यारे ने गुस्से में पागल होकर हमला किया हो। कमरे की हालत देखकर एक बात साफ थी, यह कोई साधारण हत्या नहीं थी। हत्यारे के भीतर नीरज के लिए जबरदस्त नफरत थी। कुछ देर बाद एसएसपी पुष्पक ज्योति और नगर पुलिस अधीक्षक अजय सिंह भी घटनास्थल पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। खोजी कुत्ते ने कमरे में लाश को सूंघा, फिर तेजी से बाहर भागा और कोठी की बाहरी दीवार के पास जाकर भौंकने लगा।
पुलिस ने दीवार के पास ध्यान से देखा। वहां खून से सने पैरों के निशान बने हुए थे। नीचे जमीन पर एक आधार कार्ड पड़ा था। वह नीरज का था। पुलिस को अंदाजा हो गया कि हत्यारा दीवार फांद कर भागा होगा, लेकिन सवाल यह था कि वह अंदर आया कैसे। कोठी का मुख्य गेट अंदर से बंद था। जबरन घुसने के निशान भी नहीं थे। इसका मतलब साफ था, नीरज हत्यारे को जानता था। शायद उसी ने उसे भीतर आने दिया था। उधर ज्ञानेंद्र वर्मा लगातार सदमे में थे। पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू की। उन्होंने बताया कि वह सरस्वती पॉलिटेक्निक नाम का संस्थान चलाते हैं और हाल ही में इस कोठी को किराए पर लिया था। नीरज उनका पुराना छात्र था, जिसने वर्ष 2013 में वहां से इलेक्ट्रिकल ट्रेड में डिप्लोमा किया था। बहुत अच्छा लड़का था। ज्ञानेंद्र धीमी आवाज में बोले, मेहनती, समझदार। हम उसे अपने बेटे जैसा मानते थे। उन्होंने बताया कि 3 सितंबर को नीरज मुरादाबाद से देहरादून आया था। उसे डिप्लोमा का प्रमाण पत्र लेना था और एक निजी कंपनी में इंटरव्यू भी देना था। वह इन दिनों कोठी में सामान शिफ्ट कराने में भी मदद कर रहा था। ज्ञानेंद्र ने आगे बताया कि 4 सितंबर को वो अपनी पत्नी स्वरांजलि के साथ दिल्ली चले गए थे, क्योंकि उनके ससुर कैंसर से पीड़ित थे और अस्पताल में भर्ती थे। 5 सितंबर को नीरज ने फोन कर बताया था कि उसका मामा का लड़का मिलने आया है, एक रात रुकेगा। मैंने मना नहीं किया। पुलिस हर बात ध्यान से सुन रही थी। ज्ञानेंद्र ने आगे कहा, हम लोग रात करीब 1:30 बजे वापस लौटे थे। गेट नीरज ने ही खोला था। उन्होंने बताया कि पत्नी ऊपर सोने चली गई थी, जबकि वह नीचे रसोई में खिचड़ी बनाने लगे थे। उस समय नीरज उनके पास खड़ा बातें करता रहा। फिर हम सो गए। सुबह ये सब। उनकी आवाज भर्रा गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दीवार पर खून से लिखे गए शब्द, मेरी बहन से रेप किया है, पुलिस के दिमाग में लगातार घूम रहे थे। पहली नजर में यह मामला किसी निजी दुश्मनी या लड़की से जुड़े विवाद का लग रहा था, लेकिन अनुभवी पुलिस अधिकारियों को यह भी पता था कि कई बार हत्यारे जांच को भटकाने के लिए ऐसे संदेश छोड़ जाते हैं। राजपुर थाने के भीतर उसी दिन एक विशेष टीम गठित कर दी गई। एसएसपी सुन्यना ज्योति ने साफ निर्देश दिए कि मामले का खुलासा जल्द से जल्द होना चाहिए। साइबर सेल को भी जांच में शामिल कर लिया गया। नीरज का मोबाइल फोन पुलिस के लिए सबसे अहम सबूत बन चुका था। सर्विलांस टीम ने जब उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई तो एक नंबर बार बार सामने आ रहा था। पिछले कुछ दिनों में उस नंबर पर नीरज की 13 बार बात हुई थी। वो नंबर था राजेश सैनी का। जांच अधिकारियों ने तुरंत उस नंबर की लोकेशन निकलवाई। लोकेशन ने पुलिस को चौंका दिया। हत्या वाली रात राजेश का मोबाइल देहरादून के राजपुर इलाके में सक्रिय था। पंकज पोखरियाल ने कुर्सी पर पीछे टिकते हुए धीमी आवाज में कहा, मामला दोस्ती का लग रहा है। साइबर सेल का कर्मचारी बोला, सर, अगर ये वही राजेश है जिसका नाम नीरज के परिवार ने दोस्त के तौर पर बताया है, तो फिर ये देहरादून में क्या कर रहा था? पुलिस ने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया। दूसरी तरफ से एक युवक की आवाज आई, हेलो, राजेश सैनी बोल रहे हो? जी, कहां हो इस समय? कुछ सेकंड की चुप्पी रही, फिर जवाब आया, हल्द्वानी में हूं सर। लेकिन पुलिस को उसकी आवाज में घबराहट साफ महसूस हो रही थी। थाना प्रभारी ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, जरूरत पड़ी तो बात करेंगे। फोन कटते ही उन्होंने बाकी अधिकारियों की तरफ देखा। झूठ बोल रहा है। उस रात ही एक पुलिस टीम मुरादाबाद रवाना कर दी गई। उधर देहरादून में पुलिस नीरज की जिंदगी की परतें खोलने में लगी हुई थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, एक नाम बार बार सामने आ रहा था, निशा। हालांकि पुलिस को उस समय तक पूरी कहानी पता नहीं थी, लेकिन इतना साफ हो चुका था कि नीरज की हत्या के पीछे कोई गहरी भावनात्मक रंजिश थी। दूसरी ओर मुरादाबाद के प्रकाश नगर मोहल्ले में सुबह का सन्नाटा पसरा था। तंग गलियों के बीच बने मकानों में लोग अपने रोजमर्रा के कामों में जुटने लगे थे। उसी मोहल्ले में राजेश सैनी का घर था। 7 सितंबर की सुबह जब देहरादून पुलिस मझोला थाने की स्थानीय पुलिस के साथ वहां पहुंची तो राजेश घर की छत पर सो रहा था। एक सिपाही ने उसे झकझोर कर उठाया, राजेश, नीचे चलो। राजेश घबराया हुआ उठ बैठा। सामने पुलिस को देखकर उसका चेहरा उतर गया। नीचे कमरे में बैठते ही थाना प्रभारी पंकज पोखरियाल ने सीधा सवाल किया,
तुम तो कह रहे थे हल्द्वानी में हो, फिर मुरादाबाद कैसे पहुंच गए? राजेश ने खुद को संभालने की कोशिश की। सर, मैं हल्द्वानी में ही था, आज सुबह लौटा हूं। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। और नीरज? थाना प्रभारी ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। उससे बात हुई थी? राजेश ने नजरें झुका ली। नहीं सर, कई दिनों से बात नहीं हुई। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर पंकज पोखरियाल ने मेज पर कॉल डिटेल्स की कॉपी फेंक दी। ये क्या है फिर? राजेश का चेहरा पीला पड़ गया। 5 सितंबर की रात तुम्हारा फोन देहरादून में था। नीरज से लगातार बात हुई और तुम कह रहे हो बात नहीं हुई। अब राजेश के माथे पर पसीना छलकने लगा था। उसने एक बार फिर झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पहले ही सब समझ चुकी थी। करीब आधे घंटे तक सख्ती से पूछताछ चलती रही। आखिरकार राजेश टूट गया। उसकी आंखें भर आई। उसने दोनों हाथ सिर पर रख लिए और धीमी आवाज में बोला, सर, मैंने ही मारा है उसे। कमरे में मौजूद पुलिसकर्मी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। क्यों? थाना प्रभारी ने पूछा। राजेश की आंखों में अचानक गुस्सा उतर आया। क्योंकि वो मेरा दोस्त नहीं था, धोखेबाज था। यहीं से खुलने लगी उस दोस्ती की कहानी, जो धीरे धीरे नफरत और फिर हत्या में बदल गई थी। राजेश और नीरज का घर एक ही इलाके में था। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे। मोहल्ले में लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। दोनों हर वक्त साथ दिखाई देते। राजेश के घर में कोई खुशी होती तो नीरज सबसे पहले पहुंचता। नीरज के घर कोई परेशानी आती तो राजेश साथ खड़ा मिलता। लेकिन इस दोस्ती में दरार तब पड़ी जब राजेश की जिंदगी में निशा आई। करीब 6 महीने पहले राजेश के बड़े भाई रमेश की शादी नैनीताल में हुई थी। उसी शादी में रिश्तेदारों के बीच राजेश का रिश्ता निशा नाम की लड़की से तय हुआ। निशा बेहद खूबसूरत थी। गोरा रंग, बड़ी आंखें और शांत स्वभाव। शादी के दौरान जब नीरज ने पहली बार उसे देखा, तभी उसके भीतर कुछ बदल गया था। वो बाहर से सामान्य बना रहा, लेकिन भीतर ही भीतर निशा उसके दिल में उतर चुकी थी। विवाह समारोह खत्म होने के बाद भी नीरज के दिमाग से निशा का चेहरा नहीं निकला। एक दिन उसने बड़े प्यार से राजेश से कहा, यार, भाभी का नंबर देना, शादी की फोटो भेजनी है। राजेश ने बिना शक किए नंबर दे दिया। लेकिन नीरज के इरादे कुछ और थे। उसने खुद को संदीप राणा बताकर निशा को फोन किया। हेलो, मैं राजेश का दोस्त बोल रहा हूं। निशा ने सहजता से बात कर ली। धीरे धीरे फोन पर बातचीत बढ़ने लगी। फिर मैसेज शुरू हुए। शुरुआत में साधारण बातें होती रहीं, लेकिन जल्द ही नीरज के संदेशों का लहजा बदलने लगा। वह तारीफें करता, उसकी आवाज सुनने की बात करता, रात देर तक बातें करने की कोशिश करता। निशा समझ रही थी कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं है। एक दिन परेशान होकर उसने राजेश से कहा, तुम्हारा दोस्त संदीप राणा अजीब बातें करता है। राजेश चौंक गया। संदीप राणा? मैं किसी संदीप को नहीं जानता। उसने नंबर मांगा। नंबर देखते ही उसका दिल धक से रह गया। वह नंबर नीरज का था। उसी शाम उसने नीरज को बुलाया। तो ये क्या कर रहा है? नीरज कुछ पल चुप रहा, फिर हंसते हुए बोला, अरे यार, मजाक था। लेकिन राजेश का चेहरा कठोर बना रहा। ये मजाक नहीं है नीरज। तब नीरज ने हाथ जोड़कर माफी मांग ली। गलती हो गई भाई, दोबारा नहीं होगा। दोस्ती के कारण राजेश ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि नीरज अब और ज्यादा चालाक हो चुका है। उस रात नीरज ने खुद निशा को फोन किया। उसकी आवाज में बनावटी उदासी थी। आपने राजेश को बताकर ठीक नहीं किया। मैंने क्या गलत किया? निशा ने पूछा। अब वो मुझसे नाराज है। बचपन की दोस्ती टूट जाएगी। फिर उसने धीरे धीरे खुद को एक बेहतर इंसान की तरह पेश करना शुरू किया। मैं डिप्लोमा इंजीनियर हूं, जल्द नौकरी लग जाएगी। मैं राजेश जैसा नहीं हूं। उसकी बातें सुनते सुनते निशा भी भावनात्मक रूप से उससे जुड़ने लगी। धीरे धीरे निशा और नीरज के बीच बातचीत का सिलसिला इतना बढ़ गया कि अब दोनों दिन में कई कई बार बात करने लगे थे। शुरुआत में जो बातें सिर्फ औपचारिक थी, अब उनमें अपनापन घुलने लगा था। नीरज बहुत चालाकी से निशा के मन में अपनी जगह बना रहा था। वो हर बार खुद को राजेश से बेहतर साबित करने की कोशिश करता। तुम्हें पता है निशा,
वो फोन पर कहता, मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, एक दिन बहुत आगे जाऊंगा। निशा चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती। दूसरी तरफ राजेश था, जो साधारण स्वभाव का लड़का था। वो ज्यादा बनावटी बातें नहीं करता था। शायद यही वजह थी कि नीरज धीरे धीरे निशा के दिमाग में अपनी अलग छवि बनाने में सफल हो रहा था। अब हालत यह हो गई थी कि अगर किसी दिन नीरज का फोन न आए तो निशा बेचैन हो जाती। लेकिन यह रिश्ता जितना गहरा हो रहा था, उतनी ही तेजी से राजेश के मन में शक भी बढ़ रहा था। एक रात करीब 11:30 बजे राजेश ने निशा को फोन किया। फोन लगातार व्यस्त आ रहा था। उसने दोबारा मिलाया, फिर तीसरी बार, लेकिन फोन अब भी व्यस्त था। उसके मन में अचानक एक अजीब सा शक पैदा हुआ। उसने तुरंत नीरज का नंबर मिलाया। वो नंबर भी व्यस्त था। राजेश की आंखों में गुस्सा उतर आया। करीब आधे घंटे तक दोनों के फोन लगातार व्यस्त रहे। अब उसे यकीन हो चुका था कि दोनों आपस में ही बात कर रहे हैं। उस रात वो देर तक सो नहीं पाया। उसके भीतर गुस्सा, अपमान और बेचैनी एक साथ उमड़ रहे थे। अगले दिन उसने नीरज को मिलने बुलाया। सच सच बता, राजेश ने सीधे पूछा, तू अब भी निशा से बात करता है? नीरज ने सहज बनने की कोशिश की। अरे यार, बस ऐसे ही कभी कभी। राजेश का धैर्य टूट गया। मैंने तुझे मना किया था ना, दोस्ती है बस। नीरज बोला। दोस्ती? राजेश की आवाज ऊंची हो गई। रात भर फोन पर यही दोस्ती चलती है। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। पहली बार उनकी दोस्ती में खुली दरार दिखाई दी थी। उस दिन के बाद राजेश भीतर ही भीतर बदलने लगा। अब वो हर समय बेचैन रहता। जब भी निशा मोबाइल पर मुस्कुराती दिखाई देती, उसके मन में शक पैदा हो जाता। वो कई बार अचानक उसका फोन चेक करने की कोशिश करता, लेकिन निशा हर बार बात टाल देती। आखिर परेशान होकर उसने निशा का सिम ही बदलवा दिया। उसे लगा था कि अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे पता चला कि निशा ने नया नंबर भी नीरज को दे दिया है। यह बात उसके लिए किसी धोखे से कम नहीं थी। उस रात राजेश देर तक अपने कमरे में बैठा रहा। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसे लगने लगा था कि उसका सबसे करीबी दोस्त ही उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। उधर नीरज को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह जिस खेल को सिर्फ आकर्षण और रोमांच समझ रहा है, वही खेल धीरे धीरे मौत की जमीन तैयार कर रहा है। कुछ दिनों बाद नीरज ने फिर दोस्ती बचाने की कोशिश की। वो खुद राजेश के पास पहुंचा। यार, तू गलत समझ रहा है। तो क्या समझूं? राजेश ने कड़वाहट से कहा। मैं बस बात करता हूं। ऐसा कुछ नहीं है। राजेश ने उसकी आंखों में झांका। उसे महसूस हो रहा था कि नीरज सच नहीं बोल रहा, लेकिन बचपन की दोस्ती बार बार उसे कमजोर कर देती। धीरे धीरे दोनों के बीच सामान्य बातचीत फिर शुरू हो गई। बाहर से सब पहले जैसा दिखाई देने लगा, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल चुका था। अब राजेश नीरज पर नजर रखने लगा था। करीब 10 दिन पहले की बात थी। एक शाम राजेश अचानक नीरज के घर पहुंचा। यार, मेरा मोबाइल कहीं गिर गया, उसने सामान्य लहजे में कहा। कुछ दिनों के लिए अपना फोन दे दे। नीरज ने बिना शक किए अपना दूसरा मोबाइल निकाल दिया, लेकिन जैसे ही उसने सिम निकालना चाहा, राजेश ने उसका हाथ रोक लिया। सिम क्यों निकाल रहा है? फोन आएंगे मेरे, नीरज बोला। अरे 3-4 दिन की बात है, क्या फर्क पड़ता है? नीरज थोड़ा हिचका, लेकिन आखिर दोस्ती के भरोसे उसने मोबाइल उसी तरह दे दिया। राजेश बाहर से सामान्य दिख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। घर पहुंचते ही उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और मोबाइल खंगालना शुरू कर दिया। मैसेज बॉक्स खुलते ही उसकी सांसें तेज हो गई। स्क्रीन पर एक के बाद एक संदेश थे, कुछ सामान्य, कुछ बेहद निजी, कुछ ऐसे जिन्हें पढ़कर उसके हाथ कांपने लगे। उसे पता चल गया कि नीरज और निशा सिर्फ दोस्त नहीं रह गए थे। फिर उसने कॉल डिटेल्स देखी। घंटों लंबी बातें, देर रात तक चलने वाली कॉल्स। उसकी आंखों में खून उतर आया। जिस दोस्त पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था, वही उसकी पीठ पीछे उसकी मंगेतर के करीब जा रहा था। उस रात राजेश लगभग पागलपन की हालत में था। उसने मोबाइल कसकर दीवार पर दे मारा, फिर खुद को संभाला। उसके दिमाग में बार बार एक ही विचार घूम रहा था, नीरज ने धोखा दिया है। उसी रात उसके भीतर बदले का बीज पूरी तरह जम गया। अगले दिन उसने मोबाइल वापस कर दिया।
मोबाइल लौटाते वक्त उसने नीरज की तरफ देखते हुए कहा, एक आखिरी बार कह रहा हूं, निशा से दूर हो जा। नीरज ने हंसकर बात हल्की करने की कोशिश की। तू बेवजह टेंशन ले रहा है। लेकिन इस बार राजेश के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखों में अजीब सी कठोरता आ चुकी थी। उसी दौरान नीरज ने बताया कि उसे 3 सितंबर को देहरादून जाना है। वहां डिप्लोमा का प्रमाण पत्र लेना था और 6 सितंबर को एक कंपनी में इंटरव्यू भी था। राजेश चुपचाप सुनता रहा, लेकिन उसी पल उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना आकार लेने लगी। उसे लगने लगा था कि अगर नीरज जिंदा रहा तो वो कभी उसकी जिंदगी से बाहर नहीं जाएगा। वह बार बार खुद को समझाने की कोशिश करता, बस दोस्ती खत्म कर दे, लेकिन हर बार उसके सामने निशा और नीरज की बातें घूमने लगती। धीरे धीरे उसके भीतर नफरत इतनी गहरी हो गई कि उसने मन ही मन फैसला कर लिया, अब नीरज को जीने का कोई हक नहीं है। 3 सितंबर 2015 को नीरज देहरादून चला गया। वो अंसल ग्रीन विहार स्थित उसी कोठी में रुका जहां ज्ञानेंद्र वर्मा नया पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट शिफ्ट कर रहे थे। दिन भर वो वहां सामान व्यवस्थित कराने में लगा रहता। ज्ञानेंद्र उसे बेटे की तरह मानते थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़के पर वो इतना भरोसा कर रहे हैं, उसकी जिंदगी के पीछे मौत परछाई बनकर चल रही है। उधर मुरादाबाद में राजेश बेचैन था। वो कई बार खुद को रोकने की कोशिश करता, लेकिन फिर वही गुस्सा उसके भीतर लौट आता। आखिर 5 सितंबर की सुबह उसने बैग उठाया और चुपचाप देहरादून के लिए निकल पड़ा। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपने भीतर कोई अंतिम फैसला कर लिया हो। देहरादून पहुंचते ही उसने सबसे पहले नीरज को फोन किया। मैं देहरादून में हूं, उसने कहा। दूसरी तरफ कुछ पल चुप्पी रही। तू यहां क्या कर रहा है? नीरज ने पूछा। बस घूमने आया हूं। नीरज उसकी आवाज पहचान रहा था, लेकिन उसके इरादे नहीं। राजेश ने दोस्ती का हवाला दिया। तू ही तो हमेशा बुलाता था। कुछ देर बाद आखिरकार नीरज मान गया। ठीक है, घंटा घर पर मिल। फोन कट गया। राजेश ने मोबाइल जेब में रखा। उसकी आंखों में अब एक ठंडी चमक थी। उसे पता था कि यह सफर सिर्फ देहरादून तक का नहीं है। देहरादून का घंटाघर उस शाम रोज की तरह भीड़ से भरा हुआ था। सड़क पर वाहनों का शोर, दुकानों की रोशनी और लोगों की आवाजाही के बीच राजेश एक तरफ खड़ा बार बार मोबाइल देख रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में बेचैनी ज्यादा साफ दिखाई दे रही थी। करीब आधे घंटे बाद एक ऑटो वहां आकर रुका। उसमें से नीरज उतरा। राजेश को देखते ही वो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, क्यों भाई, अचानक देहरादून घूमने का प्लान कैसे बन गया? राजेश ने भी हल्की मुस्कान दी। बस मन किया तो चला आया। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। बाहर से सब सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन भीतर दोनों के मन में अलग अलग तूफान चल रहे थे। नीरज नहीं जानता था कि उसके सामने खड़ा उसका बचपन का दोस्त अब दोस्त नहीं रह गया है, और राजेश ये सोच रहा था कि जिस इंसान के साथ उसने बचपन बिताया, उसी की सांसें कुछ घंटों बाद उसके हाथों थमने वाली है। नीरज उसे जाखन की तरफ ले गया। रास्ते भर दोनों इधर उधर की बातें करते रहे, लेकिन बातचीत में वो सहजता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। राजेश लगातार नीरज के चेहरे को देख रहा था। उसके मन में बार बार निशा का चेहरा घूम रहा था। कुछ देर बाद दोनों एक ढाबेनुमा रेस्टोरेंट में बैठ गए। राजेश ने शराब मंगवाई। पहला पैक चुपचाप पिया गया, दूसरा थोड़ा धीरे। फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। इंटरव्यू कब है? राजेश ने पूछा। 6 तारीख को। नीरज बोला, अगर नौकरी लग गई ना तो जिंदगी सेट हो जाएगी। राजेश हल्का सा मुस्कुराया। और निशा? यह नाम सुनते ही नीरज कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने नजरें चुराते हुए कहा, अब फिर वही बातें शुरू मत कर। मतलब अब भी बात होती है? यार, तू हर चीज को गलत समझता है। राजेश ने गिलास मेज पर रख दिया। गलत मैं समझ रहा हूं या गलत तू कर रहा है? माहौल अचानक भारी हो गया। कुछ सेकंड तक दोनों चुप बैठे रहे। फिर नीरज ने बात बदलने की कोशिश की। छोड़ना, पीते हैं। राजेश बाहर से शांत हो गया, लेकिन उसके भीतर नफरत और गहरी हो चुकी थी। खाना खाने के बाद उसने जानबूझकर कहा, यार शराब का मजा नहीं आया, एक अद्धा और लेते हैं।
नीरज ने हामी भर दी। दोनों शराब लेकर अंसल ग्रीन विहार स्थित कोठी पहुंच गए। उस समय कोठी लगभग खाली थी। चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा था। कुछ कमरों में फर्नीचर रखा था, जबकि कई हिस्से अब भी अधूरे थे। रात का सन्नाटा पूरे घर में फैला हुआ था। नीरज ने अंदर आते ही अपने सर ज्ञानेंद्र वर्मा को फोन किया। सर, मेरा मामा का लड़का आया है, आज रात रुक जाएगा। उधर से ज्ञानेंद्र ने सामान्य स्वर में कहा, ठीक है, हम लोग भी रात तक पहुंच जाएंगे। नीरज ने फोन रख दिया। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिसे वह अपना रिश्तेदार बता रहा है वही उसकी जिंदगी का आखिरी मेहमान बनने वाला है। कमरे में बैठकर दोनों ने फिर शराब पीनी शुरू की। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी। बाहर कॉलोनी शांत हो चुकी थी। सिर्फ कभी कभार कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे जाती। राजेश अब हर चीज को बहुत ध्यान से देख रहा था। कमरे का दरवाजा, रसोई की दिशा, बाहर जाने का रास्ता, दीवार की ऊंचाई। उसके भीतर का हत्यारा पूरी तरह जाग चुका था, लेकिन वह सही मौके का इंतजार कर रहा था। करीब 1:30 बजे ज्ञानेंद्र वर्मा अपनी पत्नी स्वरांजलि के साथ दिल्ली से लौटे। गेट नीरज ने ही खोला। आ गए सर, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ज्ञानेंद्र काफी थके हुए थे। हाँ, बहुत लंबा दिन था, उन्होंने कहा। नीरज ने चाय के लिए पूछा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्हें भूख लगी थी। स्वरांजलि ऊपर अपने कमरे में चली गई, जबकि ज्ञानेंद्र रसोई में खिचड़ी बनाने लगे। उस समय नीरज भी उनके पास खड़ा बातें करता रहा। राजेश कमरे में अकेला रह गया। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। बिस्तर पर नीरज का मोबाइल पड़ा था। कुछ सेकंड तक वह मोबाइल को घूरता रहा, फिर धीरे से उठाया। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। उसने मैसेज बॉक्स खोला। स्क्रीन पर निशा के मैसेज दिखाई दिए, कुछ पुराने, कुछ हाल के। एक मैसेज पढ़ते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। तुम्हारी बातें अच्छा महसूस कराती हैं। राजेश की आंखों में खून उतर आया। उसके भीतर जैसे कोई चीज टूट गई। उसने तेजी से बाकी मैसेज पढ़े। हर संदेश उसके भीतर नफरत को और बढ़ाता जा रहा था। उसी पल उसने तय कर लिया, अब नीरज जिंदा नहीं बचेगा। उसने मोबाइल वापस वहीं रख दिया। कुछ देर बाद नीरज कमरे में लौटा। सो जाएं, उसने सामान्य लहजे में कहा। राजेश ने सिर हिला दिया। दोनों बिस्तर पर लेट गए। कमरे में कुछ देर तक पंखे की आवाज गूंजती रही। नीरज दिन भर की भागदौड़ और शराब के कारण जल्दी ही गहरी नींद में चला गया, लेकिन राजेश की आंखों में नींद नहीं थी। वह अंधेरे में छत को घूरता रहा। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, तुम्हारी बातें अच्छा महसूस कराती हैं। उसके भीतर जल रही आग अब नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। करीब रात के 3 बजे उसने धीरे से उठकर नीरज को देखा। नीरज गहरी नींद में था। राजेश ने हाथ बढ़ाकर उसे हल्का सा हिलाया। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अब उसे यकीन हो गया कि यही सही मौका है। वह दबे पांव रसोई में गया। रसोई में हल्का अंधेरा था। उसने वहां रखा लोहे का तवा उठाया, फिर सब्जी काटने वाले 2 चाकू और प्रेशर कुकर का ढक्कन भी उठा लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन चेहरे पर अजीब सी ठंडी कठोरता थी। वो वापस कमरे में आया। कुछ पल तक वो सोते हुए नीरज को देखता रहा। शायद उसके भीतर दोस्ती की आखिरी यादें अभी भी कहीं जिंदा थी। लेकिन अगले ही पल निशा का चेहरा उसके दिमाग में कौंधा और उसने पूरी ताकत से तवा नीरज के सिर पर दे मारा। धड़ाक। भारी आवाज के साथ नीरज चीखते हुए उठ बैठा। उसके सिर से खून बहने लगा। राजेश। उसकी आवाज में डर और अविश्वास दोनों थे। उसे समझ ही नहीं आया कि उसका दोस्त उस पर हमला क्यों कर रहा है। नीरज लड़खड़ाता हुआ दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन राजेश अब पागल हो चुका था। उसने पास पड़ी चुन्नी उठाई और पीछे से नीरज के गले में फंसाकर जोर से खींचा। नीरज नीचे गिर पड़ा। राजेश उसके ऊपर टूट पड़ा। वो लगातार तवे से वार करता रहा। कमरे में चीखें गूंज रही थी, लेकिन शीशे के दरवाजों की वजह से आवाज बाहर नहीं जा पा रही थी। नीरज दर्द से तड़प रहा था। राजेश, मत मार। उसकी आवाज कांप रही थी। भाई, छोड़ दे। लेकिन उस समय राजेश के भीतर इंसानियत खत्म हो चुकी थी। उसने चाकू उठाया और ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। 1, 2, 3।
खून पूरे कमरे में फैलने लगा। नीरज बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन शराब और अचानक हुए हमले ने उसकी ताकत खत्म कर दी थी। राजेश का गुस्सा इतना ज्यादा था कि वार करते करते चाकू तक मुड़ गए। फिर उसने प्रेशर कुकर के ढक्कन से हमला किया। कमरे में सिर्फ दो आवाजें बची थी, एक राजेश की भारी सांसें और दूसरी मरते हुए नीरज की टूटती चीखें। कमरे में फैले खून के बीच नीरज की सांसें अब टूटने लगी थी। उसका शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ता जा रहा था। चेहरे पर दर्द, डर और अविश्वास एक साथ जम गए थे। उसे शायद आखिरी पल तक यकीन नहीं हुआ था कि जिस दोस्त के साथ उसने बचपन बिताया वही उसे इस तरह मौत के घाट उतार देगा। राजेश के हाथ खून से सन चुके थे। उसकी सांसें बुरी तरह फूल रही थी। कुछ पल तक वो वहीं खड़ा नीरज की लाश को घूरता रहा। कमरे में पंखे की आवाज और खून टपकने की धीमी ध्वनि के अलावा अब कुछ नहीं बचा था। नीरज मर चुका था, लेकिन राजेश का गुस्सा अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। उसे लग रहा था कि अगर पुलिस सीधे उस तक पहुंच गई तो सब खत्म हो जाएगा। तभी उसके दिमाग में एक चाल आई। वो नीचे झुका, अपने हाथों पर लगे खून को देखा, फिर उसी खून से दीवार पर लिख दिया, मेरी बहन से रेप किया है। वो जांच को दूसरी दिशा में मोड़ना चाहता था। उसे लगा था कि पुलिस इसे किसी और दुश्मनी या बदले की वारदात समझेगी। दीवार पर लिखने के बाद वह कुछ देर तक कमरे में खड़ा रहा। उसकी आंखों में अब डर उतरने लगा था। हत्या करना जितना आसान उसने अपने दिमाग में सोचा था, असलियत उससे कहीं ज्यादा भयावह थी। कमरे में हर तरफ खून फैला था। तवा एक तरफ पड़ा था जिसका हत्था टूट चुका था। दोनों चाकू मुड़ गए थे। प्रेशर कुकर के ढक्कन पर खून के छींटे जमे थे। राजेश समझ चुका था कि यह हत्या बेहद क्रूर तरीके से हुई है और पुलिस इसे हल्के में नहीं लेने वाली। उसने तेजी से बाथरूम में जाकर हाथ, चेहरा और पैर धोए, फिर अपने बैग से दूसरे कपड़े निकाले और बदल लिए। खून से सने कपड़ों को उसने पॉलिथिन में बांधकर बैग में रख लिया। अब सबसे बड़ी समस्या वहां से निकलने की थी। वो मुख्य गेट तक पहुंचा, लेकिन गेट अंदर से बंद था और चाबी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ पल के लिए उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अगर इसी दौरान कोई जाग गया तो, अगर ज्ञानेंद्र वर्मा नीचे आ गए तो। उसने खुद को संभाला और बाहर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर कोठी की बाहरी दीवार पर पड़ी। वह तेजी से वहां पहुंचा और दीवार फांद कर बाहर कूद गया। कूदते समय उसके पैरों पर लगा खून दीवार पर छप गया। उसी दौरान नीरज का आधार कार्ड भी उसकी जेब से गिर पड़ा, लेकिन उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ। रात करीब 3 बजे का समय था। अंसल ग्रीन विहार की सड़कें सुनसान पड़ी थी। राजेश तेज कदमों से चलता हुआ मुख्य सड़क तक पहुंचा। उसके कानों में अभी भी नीरज की आखिरी चीखें गूंज रही थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर पछतावा नहीं, सिर्फ बच निकलने की बेचैनी थी। वह सीधे बस अड्डे पहुंचा और वहां से हरिद्वार जाने वाली बस में बैठ गया। पूरे रास्ते वो खिड़की से बाहर देखता रहा। उसके कपड़ों के भीतर अभी खून की हल्की गंध थी। सुबह होने तक वो हरिद्वार पहुंच गया। वहां से दूसरी बस पकड़कर मुरादाबाद चला गया। घर पहुंचते पहुंचते उसका चेहरा सामान्य हो चुका था। मां ने दरवाजा खोला तो पूछा, कहां से आ रहे हो? राजेश ने सहज बनने की कोशिश की। गर्जिया देवी मंदिर गया था, वहीं से लौट रहा हूं। उसकी मां को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा अभी अभी एक हत्या करके लौटा है। राजेश सीधे अपने कमरे में गया और सो गया। लेकिन दूसरी तरफ देहरादून में सुबह होते ही वो खूनी राज खुल चुका था। पुलिस ने जैसे जैसे जांच आगे बढ़ाई, शक सीधा राजेश पर जाकर टिक गया। और अब थाने के पूछताछ कक्ष में बैठा राजेश सब कुछ कबूल कर चुका था। उसकी स्वीकारोक्ति सुनकर कुछ देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। पंकज पोखरियाल ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा। सिर्फ एक लड़की की वजह से अपने दोस्त को मार डाला। राजेश ने नजरें झुका ली। उसके चेहरे पर अब गुस्से की जगह थकान दिखाई दे रही थी। धीरे से बोला, वो मेरा दोस्त नहीं रहा था सर, उसने धोखा दिया। लेकिन पुलिस अधिकारियों के लिए यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह उस जहरीली मानसिकता का नतीजा था जिसमें शक, जुनून और अहंकार इंसान को भीतर से खत्म कर देते हैं। राजेश की निशानदेही पर पुलिस ने उसके खून से सने कपड़े बरामद कर लिए।
फॉरेंसिक जांच में भी सबूत उसी की तरफ इशारा कर रहे थे। 8 सितंबर 2015 को उसे अदालत में पेश किया गया। कोर्ट परिसर में जब पुलिस उसे लेकर पहुंची तो वहां मौजूद लोग उसे घूर रहे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि शांत दिखाई देने वाला ये युवक अपने जिगरी दोस्त का इतनी बेरहमी से कत्ल कर सकता है। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। उधर मुरादाबाद में नीरज के घर मातम पसरा हुआ था। भूरा सिंह सैनी बार बार यही कह रहे थे, दोस्ती पर इतना भरोसा किया, वही जान ले गया। मां राजो बेटे की तस्वीर से लिपट कर रोती रहती थी। जिस बेटे को उन्होंने इंजीनियर बनते देखने का सपना देखा था, उसकी जिंदगी एक दोस्त की सनक ने खत्म कर दी थी। निशा भी इस घटना के बाद गहरे सदमे में चली गई। जिस बातचीत को वो सिर्फ भावनात्मक लगाव समझ रही थी, वही दो दोस्तों के बीच नफरत की वजह बन चुकी थी। एक तरफ एक युवक की जिंदगी खत्म हो गई, दूसरी तरफ दूसरा युवक उम्र कैद जैसी जिंदगी की तरफ बढ़ गया। और इन सबके बीच खत्म हुई एक ऐसी दोस्ती जिसे कभी मोहल्ले में मिसाल माना जाता था। देहरादून की अंसल ग्रीन विहार कॉलोनी में वक्त के साथ जिंदगी फिर सामान्य हो गई। उस कोठी में बाद में फिर लोगों का आना जाना शुरू हो गया। लेकिन 6 सितंबर 2015 की वह रात आज भी उस मामले की जांच करने वाले पुलिस कर्मियों के जहन में जिंदा है, क्योंकि उस रात एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया था क्योंकि वह अपने प्यार, अपने शक और अपने अहंकार पर काबू नहीं रख पाया। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे भी ऐसी ही सच्ची क्राइम की कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।